बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान भी है ना आपको सोच समझ के पार्टनर देते तब तक वो डैमेज हो चुका हैं। तब तो ऐसा लगेगा कि ये हो क्या रहा है। कई बार चार्ज लेने के टाइम तक काफी देर हो चुकी होती बस उनको लगता है कि यार ये दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है। है। हम कहाँ है, किधर हैं, कैसे जा रहे हैं। उसमें वो बिल्कुल आंख बंद करके कि हाँ भाई ये मुझे जहाँ ले जा रहा है ठीक है, जो डॉक्यूमेंट साइन करा रहा है ठीक है। वो पूरी तरह से आके टेक ओवर कर लेते हैं। थोड़ा सा घड़ा भरता रहता है, एकदम से फट जाता है। कहना है कि मेरा जो पति पत्नी का रिश्ता है वो एक पेड़ है। अच्छा, एक बात बता, जितने भी रिश्ते अभी तक हम लोग निभाते आए हैं बचपन से, दोस्ती का, एज ए फादर, एज ए सन, एज ए हस्बैंड, एज ए बॉयफ्रेंड, एज एनीथिंग, which one you think has the most important impact और जिसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है? डाउट पार्टनर का। सो अपने केस में वाइफ का 100% इम्पैक्ट है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि इंसान का घर अगर हैप्पी है, जहाँ पे वो रहता है, वो इन्वायरमेंट हैप्पी है, तो उसकी 75% प्रोडक्टिविटी वैसे ही आ जाएगी। मतलब अगर आपका बेस स्ट्रांग है, अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो फिर आप आगे दुनिया में जाके छलांग लगा सकते हो। तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट रिश्ता है, जो अपन पूरी लाइफ जीते हैं, पेरेंट्स से भी ज़्यादा, बच्चों से भी ज़्यादा, वो है पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ। रिश्ता, तुमने बताया कि वो रिश्ता जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके साथ सबसे ज्यादा लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। हम लोग जब इमोशनली स्ट्रांग हो या इमोशनली वीक हो, दोनों ही केसेस में हमको एक सपोर्टिव पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो तुम्हारा मित्र भी है, दोस्त भी है और साथी भी है, जब आता है, तो इस केस में उसके प्रति हम लोग वो कैसे मेंटेन कैसे किया जाता है? अगर मुझे ये कहना है कि मेरा जो पति पत्नी का रिश्ता है वो एक पेड़ है, उसके लिए मुझे खाद, पानी, धूप, सर्दी, मुझे वो क्या है? मतलब भाई, जो लोग बोलते हैं कि मैरिज आसान है, उनको पकड़ के गोली मार देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो उससे इससे पहले ना मेरे को एक चीज याद आई। ऐसा नहीं बोलते कि माँ बाप भी छूट जाते हैं, भाई बहन भी छूट जाते हैं, बच्चे भी छूट जाते हैं, एक ही जना रहता है आपके पास, वो है आपका पार्टनर। अगर आप लकी हो तो वो भी बात है। तो मतलब हाँ, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि मैरिजेज आर वेरी हार्ड वर्क। मतलब मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अनलेस आप बहुत लकी हो और आपको एकदम परफेक्ट मैचिंग पार्टनर मिल गया है, जो कि जिसके चांसेस बहुत कम है, तो मैरिजेज मेरे हिसाब से तो हार्ड वर्क है। सॉरी, मैं थोड़ा सा दकियानूसी सवाल पूछूंगा। क्या तुम्हारी शादी के टाइम पे कुंडली मिलाने टाइप कुछ हुआ था, या फिर इट वाज जस्ट प्लेन सिंपल? नहीं, सो मेरी अरेंज मैरिज थी, है, और कुंडली मिलाई थी। अब ये ध्यान नहीं कुंडली कितने कितने वो गुण मिले थे, वो सब ध्यान नहीं, लेकिन पूरे ही मिले होंगे मतलब थोड़े जितने होने चाहिए उतने तो मिल ही गए होंगे। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। हाँ, एमवीपी तो बन ही गया होगा। आई थिंक एमवीपी से थोड़ा ज्यादा बना होगा, आई एम श्योर। मैं जानता हूँ कि राम और सीता के 36 गुण मिले थे और उनके जीवन में बहुत ही कष्ट आया था। तो इसका मतलब है कि कंपैटिबिलिटी के लिए कुछ चीजों में वो अच्छे होने चाहिए, कुछ चीजों में तुम होने चाहिए। उनकी वो जहाँ अधूरे हैं वहां तुम पूर्ण करो, तुम जहाँ अधूरे वहां वो पूर्ण करे, जहाँ दोनों अधूरे हैं वो साथ मिल करके पूर्ण करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान भी है ना आपको सोच समझ के पार्टनर देता है। अच्छा, जो आपकी या तो कमियां पूरी करे या फिर आपको उंगली करे कि आप कमियां पूरी करो। तो मतलब दोनों है। सेकंड वाला ज्यादा काम करता है, राइट? हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे पार्टनर में, अभी हमें 14 साल हो गए, शायद 14 हो गए या 14 हो गए। तो मैं ऐसा देखता हूँ ना कि उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो मेरे अंदर नहीं है, और मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं वो उसके अंदर नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे को है ना बहुत सारी चीजों में पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं इन ट्रू सेंस। तो मैंने ऐसा देखा है बहुत बार। एक एग्जांपल मैं दूंगा इस चीज का, कि कई बार जब हम लोग पैदल जा रहे होते हैं, किसी रास्ते पे जा रहे होते हैं, तो कई बार मेरी वाइफ को अंदाजा तक नहीं होता कि हम कहाँ हैं, किधर हैं, कैसे जा रहे हैं। बोलती है, हाँ तुम चल रहे हो ना, तो मैं बेफिक्र होकर चल रही हूँ। और कहीं कहीं पे शायद वो कुछ जगहों पे वो इतना ध्यान रखते हैं कि तुम बेफिक्र हो जाते हो। जैसे तुम शायद सुबह उठ के, तुमको इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मैं सुबह उठ के क्या बनाऊंगा और क्या खाऊंगा। अगर वो है तो उसको पता है कि उसने ऑलरेडी टेक केयर कर रखा है।
तुम उस बारे में नहीं सोचते हो, तो कई जगहों पे तुम्हारा पूरा का पूरा काम जो तुम पहले कभी अकेले रह के कर रहे थे वो पूरी तरह से आके टेक ओवर कर लेते हैं। ऐसा कुछ हुआ है? ये इनका है ना कंट्रोल बनाने का तरीका है, अच्छा। डिपेंडेंसी बनाने का। अपने ऑफिस में नहीं बोलते कि एम्प्लॉय डिपेंडेंसी बना के रखो नहीं तो निकाल दिए जाओगे। तो मेरे ख्याल से ये इनका, तो ये भाई ये टेक ओवर कर लेते हैं। मतलब मेरे कपड़े मैं समेट के रखता था, तो मुझे पता थी मेरी शर्ट किधर है, पैंट किधर है, वॉलेट किधर है, डॉक्यूमेंट्स किधर है। फिर ये लोग मतलब वाइफ के आने के बाद उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। मतलब मुझे कुछ नहीं पता मेरे मोजे किधर रहते हैं, अंडरवेयर किधर रहती है। मतलब तुमने आउटसोर्स कर दिया एक तरह वो से। ले लिया, उन्होंने हड़प लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आउटसोर्स करा। मैंने ऐसा बोला तुम आज से तुम मेरे कपड़े समेटोगे, मैं भगवान राम हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने क्या है वो सब चीजें ले ली अपने आप। ये जो तुमने एग्जाम्पल दिया ना, ये बहुत स्टीरियोटिपिकल एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग भी कहीं भी ड्राइव करके जाते हैं तो वाइफ को बिल्कुल आइडिया नहीं रहता कि किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट भी साइन, तो डॉक्यूमेंट का, ड्राइविंग का, मैं ड्राइवर हूँ और डॉक्यूमेंट का डिपार्टमेंट मेरा है। तो उसमें बिल्कुल आंख बंद करके कि हाँ भाई ये मुझे जहाँ ले जा रहा है ठीक है, जो डॉक्यूमेंट साइन करा रहा है ठीक है। वैसे ही घर से रिलेटेड हो या बच्चे से रिलेटेड हो या इनफैक्ट फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, तो वो उसका एरिया है, तो बस वो डिसाइड करती है हमारे केस में। तो मेरे ख्याल से ना एक चीज होती है अरेंज मैरिजेस में कि पहले आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, तो आप ना उनकी स्ट्रेंथ्स जानते हो ना वीकनेसेस जानते हो। जब तक आप साथ रहते नहीं हो तब तक आप पूरे तरीके से असेस नहीं कर सकते। कोर्टशिप पीरियड में कितना ही कर लो, उसमें तो प्यार मोहब्बत की बातें ही हो जाती है। वो भी एक बड़ा किस्सा है हमारा, वो अलग बताऊंगा। लेकिन मतलब जब आप साथ रहते हो तब आपको पता चलता है कि ये क्या है, मतलब क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है। और फिर इंसान की ना बेसिक जो सोच रहती है वो रहती है कि सबसे पहले मैं कमी निकालूं। क्योंकि क्या होता है, अपन एक इंसान, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, वो एक तरीके से सोचता है। जैसे ये मेरी थिंकिंग है, अब इस थिंकिंग को मैच नहीं किया किसी ने, तो पहला रिएक्शन होता है कि वो गलत है। ऐसा होता है, राइट? मैं सोचता हूँ कि हमें हफ्ते में 4 बार बाहर खाना चाहिए, राइट? और पार्टनर आपका सोच रहा है कि नहीं हफ्ते में 6 बार खाना चाहिए। तो आप बोलोगे नहीं यार वो गलत सोच रहा है, 4 बार ही खाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। मतलब बहुत ही बेकार एग्जाम्पल है, लेकिन कहने का मतलब है कि पहले अगर जो डिफरेंसेस होते हैं वो आपको डिफरेंसेस नहीं लगते, वो आपको प्रॉब्लम्स लगते हैं। और इसी के कारण बहुत सारे मैरिड कपल्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि यार ये दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करना कैसे काम आता है? जब तुमको पता चलता है, जब तुम डिस्कवर करते हो, हम डिस्कवर करते हैं कि हाँ इसका नजरिया अलग है और मेरा नजरिया अलग है सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है? वो म्यूचुअल होती है या फिर वो तुम ही बहुत ज्यादा एफर्ट करते हो या वो ही बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं? इसमें सैक्रिफाइस का क्या रोल होता है, ये भी कवर करें। बहुत डिफरेंट, बहुत वेरिड है। मतलब ऐसा होता है कि कभी मैं करता हूँ, कभी वो करती होगी, कभी हम दोनों मिलके करते होंगे। मैं क्या सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में, मतलब जिस घर में मैं बड़ा हुआ हूँ, उस घर में औरतें जो है, मतलब जो मेरी मदर हैं या फिर जो मेरी ताई जी हैं, वो लोग अपने इन लॉज के सामने, मतलब मेरे दादा दादी के सामने अपने हस्बैंड से बात नहीं करते। थोड़ा ऑर्थोडॉक्स सुनना ये लगेगा, लेकिन ऐसा है कि मेरे जो मम्मी हैं, ताई जी हैं, वो अपने हस्बैंड से, मतलब पापा से या ताऊ जी से, इनसे उनके पापा मम्मी के सामने, दादा दादी के सामने बात नहीं करते, बिल्कुल बात नहीं करते। अगर रूम में भी हैं तो दूर दूर खड़े रहेंगे, सर अनजान, एक दूसरे को जानते नहीं। बहुत फनी है, अब बाहर जाके बच्चा पैदा कर रहे हो लेकिन बात नहीं कर सकते। जो भी है रूल है पुराने जमाने के ना, रिस्पेक्ट करना चाहिए बड़ों को। अब मेरे दिमाग में वही है, मैंने बचपन से यही देखा है। तो जब मेरे पेरेंट्स आए यहाँ पे लंदन में, तो मैंने भी वही किया। मैंने मेरी वाइफ से बात नहीं करी उनके सामने। तो अब मेरी वाइफ को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं बात कर रहा, राइट? क्योंकि उसको नहीं पता कि मैं कैसे पला बड़ा हूँ। मतलब पता है, लेकिन जब तक आप जीते नहीं हो तब तक कैसे पता चले। तो उसे पता नहीं कि मैं अक्सर क्यों, अब उसे लग रहा है कि पेरेंट्स आए तो मेरे से बात नहीं कर रहा, और मेरे को लग रहा है, मेरे को नॉर्मल लग रहा है। मतलब मेरे को तो लग रहा है कि हाँ पेरेंट्स खड़े हैं तो मैं उससे कैसे बात कर सकता हूँ। ऐसे करते करते हमारा 1 हफ्ता निकल गया। अब वो अब वाइफ का क्या रहता है ना कि वो लोग एकदम से नहीं बोलते, फटते हैं धीरे धीरे। पहले थोड़ा सा घड़ा भरता रहता है, एकदम से फट जाता है। तो जब उसने मेरे को बोला कि यार तुम मुझसे बात नहीं करना, ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको कुछ अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, लड़ाई भी नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुई, क्या हुआ ऐसा? नहीं तो मुझसे बात नहीं कर रहे। तो भाई मुझे वो चीज समझने में कम से कम 2 हफ्ते लग गए। मुझे वो चीज समझने में 2 हफ्ते लग गए कि हुआ क्या।
कि वो क्यों अपसेट है। फिर मुझे समझ में अच्छा मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ इंटेंशनली अनइंटेंशनली। अच्छा, एक सवाल है इसमें कि जो तुम अनइंटेंशनली करते ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में बिहेवियर ऑलरेडी अंकित हो चुका था और उसी तरह से तुम रिएक्ट कर रहे थे। जैसा तो मैंने बचपन से देखा था कि मम्मी पापा से बात नहीं कर सकती दादा दादी के सामने, तो मैं भी वही कर रहा था अनइंटेंशनली, सबकॉन्शियसली मैं भी वैसे ही कर रहा था। अब मुझे ये समझने में, अब हम दोनों को ये समझने में बहुत टाइम लगा। तब मुझे जब समझ में आया कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उसे लेफ्ट आउट कर रहा हूँ, तो फिर मैंने उसे समझाया बैठ के, देखो मेरे घर में ऐसा हुआ था तो मैं सबकॉन्शियसली ऐसा कर रहा था, ऐसा नहीं हुआ था कि मैं तुमसे नाराज हूँ। फिर तो है ना, वो ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं अरेंज मैरिज में। आई थिंक सब मैरिजेस में होते होंगे। हमारी तो लव मैरिज भी है। हाँ, लव मैरिज हुई और वो मेरी वाइफ पंजाब से और मैं राजस्थान से हूँ। कल्चरल डिफरेंसेस काफी थे। इनफैक्ट मैंने देखा है कि पंजाबी लोग काफी ओपन होते हैं और मुझे लगा कि पंजाबी लोग जितने ओपन होते हैं हमारे यहाँ शायद उतना ही क्लोज रहते हैं, उतना ही कंजर्वेटिव रहते हैं। तो इनफैक्ट अब मैं ये चीज बोल सकता हूँ, उस टाइम पे नहीं बोल सकता था, कि जब हमारी शादी हुई तो जब तक हम लोग थे, जब तक वो रिचुअल्स चल रहे थे, तब तक लोग आराम से बैठे हुए सब चले गए। और मुझे बताया गया कि जब हम लोग की शादी हो गई और हम लोग चले गए वापस, तब उन लोगों ने डीजे पार्टी करी और उन्होंने डांस करना चालू किया। मैंने कहा यार ऐसी बात तो नहीं थी, लेकिन एक उनके दिमाग में भी एक अनअवेयरनेस थी कि नहीं ये लोग राजस्थान से हैं, इनके यहाँ पे इतना वो सब नहीं होता, चलो हम लोग लेट्स बी कंस्ट्रेंट, और सब कंट्रोल करके बैठे थे। जब हम लोग चले गए तब उन्होंने शादी। और मैंने बाद में अगले दिन, क्या यार तुम लोग तो यार डांस वांस बहुत करते हो, पंजाबी शादी नहीं किया, क्या बात कर रहे हो जीजा जी, आप चले गए थे तो हमने खूब डांस किया, ये देखो वीडियो दिखाते हैं। मैंने कहा यार ये क्या है। तो ये तो खैर दो फैमिली की बात थी, लेकिन हम शायद इंटर्न रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। मैंने ये चीज देखी कि कल्चरली काफी चीजें अलग है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर एक बहू है, वो अपने ससुर से अपने सास से बात कर रही है और पहली बार जब बोल रही है तो ढोक खाते हैं कि भौजी ढोगे। उनके यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, या फिर वो ये शब्द यूज नहीं करते थे, ठीक है ना। तो या पैरी पौना बोल देंगे या वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन मतलब शायद मेरी वाइफ की फैमिली में ऐसा था कि हाँ जी मम्मी जी कैसे हैं आप, अपनी तरफ से वही रिस्पेक्ट दिखाए जैसे वो शायद अपने घर पे अपनी मम्मी को या अपने बड़ों को दिखाती है, उसने उसी तरह से शो किया। लेकिन मेरे पेरेंट्स को लगा कि यार ये क्या है, इसने ये क्यों नहीं बोला, ये एक एक्सपेक्टेशन थी। और शायद उनकी तो खैर सबकॉन्शियस में ये चीज 50-60 साल से थी, और ज्यादा से रही होगी, जितनी भी रही होगी जब शादी हुई थी हमारी। तो उनके लिए भी एक कल्चर था कि यार ये ऐसा क्यों नहीं बोला इसने। और एकदम से ये एक छोटी सी बात कि द वर्ड कॉल्ड ढोक विच इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, एंड हाँ जी मम्मी जी कैसे हो, दोनों में रिस्पेक्ट सेम थी, लेकिन जो प्रेजेंटेशन लेयर थी वो इतनी अलग थी कि उसके मतलब ही अलग हो गए। तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारे रिलेशनशिप पे कैसा पड़ा, मतलब वो क्या हुआ, तुमने कैसे सॉल्व किया इसको? देखो मैं ये कहूंगा कि मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे दोनों ने अंडरस्टैंड किया। अच्छा। पहले तो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्यों नाराज है, कि ऐसा क्या हुआ। बोला कि ये ढोक होता है, पर ये तो बताओ मेरे को। मैंने कहा नहीं, इट्स जस्ट अ वर्ड जो राजस्थान साइड में ये बोलते हैं। अब बिकॉज शी इज फ्रॉम पंजाब, उसको ये वर्ड ही नहीं सुना शायद उसने कभी, ठीक है ना। तो बोला कि वही मगर मैं पैरी पौना बोल देती तो मैं हो सकता है कि तब ठीक हो जाता। पैरी पौना तो मेरे मम्मी पापा को भी पता, इतनी पंजाबी मूवीज आती हैं। लेकिन शायद उनके यहाँ पे वो इनफॉर्मेलिटी थी कि व्हेन यू आर शोइंग द रिस्पेक्ट, तुम हक करके रिस्पेक्ट कर रहे हो, या फिर और जी मम्मी जी कैसे हो, उसने बचपन से यही देखा था। और जब तुम कह रहे हो कि सॉल्व कैसे किया, आई थिंक उसने थोड़ा अपने आप को रीएडजस्ट या रिकैलिब्रेट किया कि नाउ मैं अपना समाज, अपना कुल, अपना कल्चर छोड़ के एक नए कल्चर में आ रही हूँ, मुझे उसका पार्ट बनना है। तो लेट मी स्टार्ट लर्निंग एंड एडजस्टिंग थिंग्स। तो यहाँ पे उसने काफी मेहनत की बिकॉज ऑफ ए डिफरेंट स्टेट, उसको काफी मेहनत करनी थी। और मैं बोलूंगा कि यार यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया, ये सॉल्व उसी ने अंडरस्टैंड करते हुए। पहले तो शायद उसको लगा कि मुझे ये चीज बेटर तरीके से कम्युनिकेट की जानी चाहिए थी, ये उसको लगा होगा कहीं ना कहीं पे। और शायद मेरी भी गलती थी कि मैं ज्यादा ही बेफिक्र हो गया था। हाँ भैया अब तुम्हारी शादी हो गई, एकदम दूल्हे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ससुराल में भी दूल्हे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, घर पे भी मासी हैं, बुआ हैं, ये सब लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तो तुम आराम से एक लेड बैक अप्रोच में आ गए। और एकदम से जब कुछ होता है उस माहौल में, तब तुमको पता चलता है कि तुमको चार्ज लेना है। कई बार चार्ज लेने के टाइम तक काफी देर हो चुकी होती, तब तक वो डैमेज हो चुका है। राइट। अब उसने किया, मैं कहूंगा कि यहाँ पे मुझे पता चला कि यस, शी हैज दैट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी टू अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफरेंसेस, एंड इंस्टेड ऑफ अपोजिंग इट कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा होता है हम तो ऐसा नहीं करते, ऐसा ना करके उसने उस पर एडजस्ट किया और रिकैलिब्रेट किया खुद को।
तो यहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, और ये शायद हर जगह पे होता है जो नए परिवार में आ रहा है उसकी तरफ से ज्यादा होता है, क्योंकि हम तो अपने घर में बैठे रहते हैं। आई थिंक एक और कंसेप्ट जो थोड़ा चेंज हो गया है वो ये है कि अब ऐसा नहीं है कि लड़कियां दूसरे परिवार में जा रही है, मतलब आजकल लड़का लड़की दोनों ही परिवार से दूर है। ऐसे कितने कम केसेस हैं एटलीस्ट मेरे जानने वालों में जहाँ पे हस्बैंड वाइफ इन लॉज के साथ है। एक्चुअली एक ही केस है मेरे मेरे जितने भी लोगों को जानता हूँ, क्योंकि सबकी जॉब बाहर है। अब जैसे अपन होम टाउन से अगर इंडिया में भी रहते तो होम टाउन से भी बाहर ही रहते, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, इधर उधर रहते कहीं, तो वहां पे पति मतलब लड़का भी दूर है घर से अपने, लड़की भी दूर है घर से अपने। तो ऐसा नहीं है कि लड़की ससुराल में आ रही है, लड़की और लड़का दोनों ही अलग जा रहे हैं। लेकिन लेकिन वो वाया है, वो तो वाया है, पर वो बहुत कम टाइम है ना। तो मेरे केस में ना थोड़ा डिफरेंट था, मतलब मेरी वाइफ का ससुराल में 4 महीने का ओवरलैप था, उसके बाद वो लंदन आ गई थी यहाँ पे, उसके बाद से हम यहीं हैं। तो 2 साल में एक बार जाना होता है कुछ दिन के लिए, तो उतना ज़्यादा नहीं रहता। तो लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते ना। जैसे मेरे केस में मैं यहाँ हूँ, मेरे एक भैया गुड़गांव में है, लेकिन मेरे एक भैया हैं जो परिवार के साथ अपने हस्बैंड वाइफ जो हैं वो सास ससुर के साथ रह रहे हैं। तो ऐसा होता है कि आई थिंक हर केस में ऐसा नहीं होगा कि सब लोग ही बाहर जा रहे हैं, सब लोग ही न्यूक्लियरली इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। लोग पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं, वहाँ ज्यादा एडजस्टमेंट ना ऑफ कोर्स रहते हैं। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि कम लोग रहते, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मेरे सर्कल में बहुत कम लोग हैं जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो जो अपना ओरिजिनल पॉइंट था ना कि लड़कियां परिवार में आ रही है, मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा डायनेमिक्स चेंज हो गया है कि लड़का और लड़की दोनों ही इंडिपेंडेंटली है। उसका है ना सबसे बड़ा नुकसान बताता हूँ क्या है। मेरे पापा के टाइम पे आदमी अपना अलग बात कर रहे हैं, है ना, पापा अपने दोस्तों के चले गए या भाइयों से बात कर रहे हैं, तो अपना औरतों को घर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, सास ससुर से प्रॉब्लम है, पति से प्रॉब्लम है, तो वो सब देवरानी जेठानी नंदे सब मिल के सॉर्ट कर लेती थी, है ना। पति तक तो पहुंचता ही नहीं था वो किस्सा। अब यहाँ पे क्या, अकेला पति है, अब अगर सास से कुछ बात हुई या फिर ननद से कुछ बात हुई या फिर किसी भी पर्सन से बात हुई ससुराल में, चाहे मायके में भी किसी से बात हुई, माँ से बात हुई, भाई से बात हुई, बहन से कुछ बात हुई, वो सारा पति को ही सुनना है। दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस। जब अपन जब जैसे मतलब मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, तो जब मैं बड़ा हो रहा था तब ये सब डिविजन्स थे, सब अपना अपना संभालते थे फोर्ट, तब अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। अब क्या है, ये सारा घर कहानी घर की खुद को ही सुनना पड़ता है। तो वो बड़ा, तो ये भी एक एडजस्टमेंट था। तो पहले तो मुझे लगा यार मैं क्यों सुनूं ये, मतलब ये सास ससुर की बातें और ये नंद की बातें और ये माँ बहन की बातें, मतलब मैं क्यों सुनूं, मतलब मदर और सिस्टर की बातें ये सब मैं क्यों सुनूं। तो और फिर मेरी वाइफ बोलती यार तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, क्योंकि तुम ही हो मेरे सामने। और हमारा जैसा सर्कल वर्कल भी नहीं था ऐसे कि लेडीज का सर्कल होता, और फिर जब ऐसे नए दोस्त बनेंगे उनके साथ आप घर की बातें भी नहीं कर सकते। तो यार ये बड़ा एडजस्टमेंट था मेरे लिए शुरू में कि भाई मेरे को भी ये सब औरतों की बातें सुननी पड़ेगी। अब एक टाइम पे शायद हमारे दिमाग में एक रेखा खींची हुई थी कि मैं इस रेखा की इस साइड हूँ, और हमेशा बचपन से इस साइड ही रहा हूँ। मेरे पिता भी इस साइड रहे हैं, मेरे चाचा मेरे ताऊ सब इस साइड रहे। अब तुम अचानक डिस्कवर करते हो कि तुम लाइन के उस तरफ हो, और जो तुम्हारे पापा मामा ताऊ ने झेला है वो तुमने नहीं झेला, तुम कुछ एक नया एक्सपीरियंस कर रहे हो। और उस टाइम पे तुम उनके पास भी नहीं जा सकते सलाह मानने के लिए, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उनकी बात एकदम सही है। मतलब उनके पास अगर देवरानी जेठानी हो, नंदे हो, तो वो अपना आपस में सर फोड़े बात करे, फिर मान जाए, फिर खाना बना ले, जो भी करे XYZ कर ले। लेकिन अब उनके पास भी कोई नहीं है बात करने के लिए, तो किससे बात करेंगी, अभी से बात करेगी। यहीं पे होता है ना कि शायद एक परमेश्वर है और एक पतिव्रता है, वो शायद पिक्चर जो है वो बहुत पुरानी पिक्चर है। आज हम लोग शायद थोड़े से दोस्ती के करीब भी हैं, पति पत्नी है, लेकिन एक वो दोस्ती वाला रिश्ता भी रहता है, कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहता है, जिसमें तुम उससे शेयर कर पाते हो, और उसको भी इतनी इंडिपेंडेंस होती है कि वो शेयर करता है। वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुमने कैसा माहौल बना के रखा हुआ है कि नहीं मैं पति हूँ, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इधर आओ, तुम बताते हो। नहीं आई थिंक जरूरी भी है यार। मतलब अगर तो मैं जैसे मैंने बताया कि थोड़ा समझने में थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा था, क्योंकि
जैसी आपकी ग्रोइंग होती है, जैसे आप बड़े होते हैं, वैसे ही आपकी धारणाएं बन जाती है। अब मैं सोच रहा हूँ यार मेरे से क्यों बात कर रही है ये औरतों की बातें, मैं क्यों औरतों की बातें करूँ, मैं तो आदमी हूँ। ऑफ कोर्स राइट, मैं क्रिकेट की बात करूंगा, मैं बाहर बाहर दोस्तों के साथ बकवास करूंगा, मैं क्यों औरतों की। लेकिन फिर समझ में आया कि अरे यार इसके पास और कोई है नहीं बात करने के लिए, फोन पे कितनी बात कर लो। तो ये भी मतलब इस तरह के छोटे छोटे एडजस्टमेंट है ना, आपको उस टाइम नहीं लगता ये एडजस्टमेंट है, उस टाइम लगता है प्रॉब्लम है। अरे यार मैं मतलब क्यों मेरे से बात कर रही है, क्यों परेशान हो रही है कि यार मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ पेरेंट के सामने, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था। तो मतलब आपको मतलब जैसे मेरे को एज एन आदमी को समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या। और आई थिंक उनके लिए भी समझ में नहीं आया। भी मुश्किल रहा यार मैं अभी कल तक मेरी मम्मी थी, मेरी बहनें थी, मेरा भाई था, मेरे पापा थे, मैं उनसे एकदम फ्री में बात करके एकदम से उन सबको मेरी लाइफ से हटा दिया गया और एक आदमी को मेरे सामने लग रहा है यही तुम्हारा सब कुछ है। अब ये सब कुछ है तो सब कुछ में ननद देवरानी वाली बातें भी आती हैं, तो वो जब मैं इसके पास लेके जा रही हूँ तो ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रहा, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, ये मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा। Exactly. Why is not responding? Why is not receptive to these conversations? ये उसको लगा होगा। मतलब कोई भी है ना प्लेबुक नहीं है, ऐसे आदमी को बैठा के शादी से पहले समझाया जाए कि देख भैया तू बाहर जा रहा है, औरत भी तेरे साथ जा रही है, वो तेरे को ऐसे बातें बोलेगी तो सुनना। कुछ पंडित लोग बोलते हैं, याद है, कुछ पंडित लोग शादी के टाइम पे कुछ कहानियां सुनाते रहते हैं। एटलीस्ट मैंने कौन सुनता है कहानियां यार, फेरे भी भाई तुम हस्बैंड हो, तुम वाइफ हो और तुम फेर में बैठे हो और तुम्हारी शादी हो रही है, वो तुमको ही कह रहा है ये सब। उस टाइम पे भी कौन सुनता है यार। मेरे को बड़े मजे आते थे सुनने में। मेरे को तो मैं तो बिल्कुल तो ठंड लग रही थी, रात को 1 बजे बाहर बैठा दिया, मैं तो भाई जल्दी खत्म करो इसे। मैं तो पंडित को 500 रुपए दिए, ले भैया तू दो दोहे कम पढ़ लेना। मेरी शादी में तो मेरी धूप में हुई थी और उस टाइम की फोटो भी है कि पंडाल लगा था होटल के बाहर, मतलब दिन की शादी थी भाई, मैंने जबरदस्ती दिन में कराई थी। मेरे को आई डोंट नो, मुझे रात की शादियां पसंद नहीं थी, मैंने कहा मुझे दिन की शादियां तो रात में ही होती है। मुझे था कि मुझे दिन का मुहूर्त चाहिए। अच्छा। ये मैंने जबरदस्ती एकदम में अड़ गया था इसके ऊपर। अरे सही बताऊं काफी खर्चा भी बच जाता है इसमें, बताऊंगा। तो बेसिकली क्या होता है कि मैं जब बैठा हुआ था अपने मंडप में तो उन लोगों ने क्या किया था, ऊपर जो लगाते हैं मंडप को पूरा कवर करने वाला, तो उन्होंने कुछ तो लगाया था। अब वो एकदम ट्रांसपेरेंट, बहुत ही हाई फाई, दिखने में एकदम मस्त लग रहा था, लेकिन जब धूप पड़ी तो वो एकदम धूप वो कवर नहीं दे रहा था तुमको, धूप तुम्हारे पे आ रही थी। और फॉर सम रीजन धूप इस तरह से पड़ रही थी कि मेरी वाइफ पूरी छाव में थी, मैं पूरा धूप में था, और मैंने इतना मोटा वो पहन रखा और ये मैं पसीना पसीना। अब उस टाइम पे सब लोग इधर उधर अपना अपना काम कर रहे, तुम नहीं हिल सकते, तुमको वहीं बैठना होगा, तुमको वहीं करना पड़ेगा 2-3 घंटे तक। एग्जैक्टली। और वो उस टाइम पे लगता है कि एक एक मंत्र कितना लंबा है, एक एक चीज कितनी लंबी हो रही है यार, अब खत्म हुआ, ये लास्ट तक है नहीं है, इसके बाद और है, इसके बाद और है। तो वहां पर वो लोग कई बार कहानियां सुनाते हैं कि देखो अभी तक तुम क्या करते थे, अपनी कमाई ला करके अपनी माँ के हाथ में देखते थे, अब तुम माँ को नहीं दोगे, पहले तुम अपनी पत्नी को दोगे, राइट। इस टाइप की कुछ कुछ चीजें वो लोग बताते हैं। पता नहीं, हमें तो नहीं सुनाई। पता नहीं, मैंने ये काफी शादियों में देखा है। एटलीस्ट हो सकता है कि मैं जिन पंडितों के कम अक्रॉस हुआ उन लोगों ने इस तरह की ज्ञान की बातें करने के ज्यादा पैसे लिए, आई डोंट नो। बट ये मैंने सुना है कई जगहों पे, और हो सकता है कि और लोगों को भी ऐसा एक्सपीरियंस हो। आई थिंक ये शादियों के कुछ रिचुअल्स है ना, ये इस चीजों को समझाने के लिए ही बने होते हैं, ताकि वो तुमको बताया जाए कि देखो ये इसलिए किराया जा रहा है कि ये इसका मतलब तुम्हारी शादी में ये होगा। ऐसे कई रिचुअल्स हैं जो इस तरह की चीजें बताती हैं। हाँ, लेकिन प्ले बुक कोई नहीं देता, कोई एक चेकलिस्ट नहीं देता कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, तुम्हारी शादी सक्सेसफुल। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा मिल जाए तो भाई मिल जाए तो बताना यार, अमेज़न से अगर कोई लिंक हो तो मुझे जरूर शेयर करना। मतलब मैं देखता हूँ कि कुछ सालों में, जैसे अब तो खैर 14 साल हो गए हैं, 13-14 साल हो गए हैं, तो उस तक आते आते आपके ना एरियाज बढ़ जाते हैं। मतलब आपको पता है कि आपकी वाइफ के ट्रिगर्स क्या हैं, आपकी वाइफ को पता है कि आपके हस्बैंड के ट्रिगर्स क्या हैं। तो मेरे ख्याल से ना वो थोड़ा वो एग शेल्स पे वॉक करना, एक कहावत है, मुझे पता नहीं, वॉकिंग ऑन एग शेल्स कुछ होता है कि धीरे धीरे मतलब संभल के आप चलते हो। ये डिस्कवरी फेज में होता है कि जब तुम एक दूसरे के बारे में धीरे धीरे नहीं, जब समझ जाते हो तो भी तो फिर ट्रिगर्स अवॉइड करते हो ना, मेरे हिसाब से। मतलब हम लोग तो करते हैं। हाँ, तुम लोग वो डिस्कवरी फेज के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं कि तो ये तो तुमने बताया कि तुमने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लिए। ये आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस भी शायद एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहूंगा। मतलब मेरे हिसाब से तो जब आप उस प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हो तब तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोसेस है, तब तो ऐसा लगेगा कि ये हो क्या रहा है। जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल्स दिए थे, जब वो चीजें हो रही है तब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रही है, या फिर
आप जो बोल रहे हो दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर दूसरा जो बोल रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। कई बार एक जगह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है, या फिर एक होता है ना जिसमें इशारे किए जाते हैं और आपके लिए हिंट्स छोड़े जाते हैं कई बार। ऐसा मैंने बहुत देखा है और सुना है एक्चुअली काफी लोगों से। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं पहले दिन मतलब हैदराबाद में शादी वादी कोई घर पूरा सेटअप हो गया, पूरा फर्नीचर टीवी वगैरह लग गया। अब शायद पहला दिन था या दूसरा दिन था कि मैं ऑफिस से आया। उस टाइम मेरी वाइफ शायद उस दिन उसने छुट्टी ली थी, ऐसा था, वो घर पे थी। तो मैं घर पे आया, चेंज वेंज किया पहला टाइम, और मैं आके बैठ गया और मैंने टीवी ऑन कर दिया। वो किचन में थी। उसने मेरे को एक बार आवाज दी, कुछ तो पूछना था। मैं अंदर गया किचन में, अब जवाब देके वापस आके फिर से टीवी के सामने बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद फिर आवाज दी, फिर मैं उठ के गया, फिर कुछ बातें करी और फिर वापस आ गया। फिर उसने तीसरी बार आवाज दी। मैंने कहा क्या हो गया यार, ये को बार बार क्यों आवाज दे रही है। उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया था कि वो एक्चुअली में हिंट थी कि तुम वहां क्या कर रहे हो। जब मैं किचन में हूँ तो तुम कैसे बैठ के सोफे पे बैठ के टीवी देख सकते हो, तुम भी यहाँ पर आके मेरे साथ रहो, बी विथ मी, और यू मतलब ये रिलेशनशिप ऐसा था ये। लेकिन मेरे को उस टाइम समझ में नहीं आया था। उस दिन मैं फ्रस्ट्रेट हुआ, अरे यार पूरा दिन ऑफिस का काम करके आया हूँ, थक गया हूँ, 2 मिनट बैठने भी नहीं दे रही। और उसकी इच्छा क्या थी यार, ये पूरा दिन मेरे से अलग था, अब आकर के कम से कम मेरे साथ, जब मैं किचन में लगी हूँ, मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताए। ये एक्सपेक्टेशन का डिफरेंस था। लेकिन ये उस दिन समझ में नहीं आया था। उस दिन समझ में आ जाता होता है, तब समझ में नहीं आता। अच्छा, फिर इनकी कैपेसिटी भी बहुत बढ़िया रहती है ना, 10-10, 20, 15, 50 साल पुरानी बातें निकाल के लेकर आती हैं एकदम बढ़िया। ये कौन सी मूवी थी वो, शादी का के साइड इफेक्ट्स नहीं, प्यार का पंचनामा, जिसमें उसने ना कि ये बड़ा हथियार था उसका एक, ये बड़ा हथियार है, इसको बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। और पता नहीं क्या हम लोग भी, क्या हस्बैंड भी ऐसा करते हैं। मतलब जब मेरी वाइफ लंदन आई थी तब क्या था, मैं एक फ्लैट में रहता था, 2 कमरों का फ्लैट था, तो एक कमरे में एक लड़का रहता था, एक में मैं रहता था, और टीवी था। अब हम लोग आलसी थे, टीवी हम देखते नहीं थे, ना वो देखता था मेरे हिसाब से, ना वो देखता था ना मैं देखता था टीवी। लेकिन उसका केबल कनेक्शन था, मतलब उसके ऊपर स्काई का जो भी वो चैनल्स थे वो आते थे। अब क्योंकि वो लड़का फिर मेरी वाइफ आ रही थी, तो फिर लड़का चला गया बाहर, मतलब दूसरे घर में चला गया, मेरी वाइफ आ गई। मैंने सोचा यार ये टीवी कनेक्शन कोई 8-9 महीने से देख तो नहीं रहा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया, बिना बीवी से डिस्कस किए, घोर पाप। मैंने उसको कैंसिल कर दिया। अब वो आई, अब वो बोल, अब मतलब ऑफकोर्स उसका लैपटॉप था, तो वो लैपटॉप पे देखती होगी अपना। और वो अब अरेंज मैरिज में क्या है, शुरू में आप बोल भी नहीं सकते ज्यादा, है ना, खिचक रहती है। तो उसने मेरे को बोला भी नहीं, बहुत सालों बाद उसने बोला कि यार मैं इतना बोर हो गई, तुम ऑफिस चल जाते थे, ये वो। मैंने वो, और तुमने टीवी, ऑफ कोर्स उसे पता चला तुमने टीवी कटवा दिया मेरे आने से पहले। तो मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब शुरू के जो फेज होता है ना, उसमें तो आप अपनी आधी बातें बोल ही नहीं पाते हो। और कई बार आई थिंक इसमें मैं एक चीज निकालूंगा, आई विल डिराइव वन मीनिंग आउट ऑफ इट, कि कई डिसीजंस तुम अकेले ले लिया करते थे और बहुत आराम से ले लिया ले लेते थे। और जब बीवी आई तो तुमने देखा कि जब मैं वही कर रहा हूँ तो वो ट्रिगर पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। जब डिस्कस नहीं किया, जब उसकी मर्जी नहीं जानी, तो पता चला कि घर में शांति नामक जो वस्तु हुआ करती थी वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई या कुछ हफ्तों के लिए बाहर चलेगी। तब तुमको पता चला कि निर्णय तुम्हारा अकेले का नहीं होगा। अब तुम जैसे एक ऐसा हुआ है क्या कभी तुम्हारे साथ कि तुम्हारे किसी दोस्त ने तुमको फोन करके बोला हो कि चल भाई आज शाम को पार्टी करने चल रहा है क्या, आजा, और तूने बोल दिया हो हाँ मैं आता हूँ। शादी के बाद क्या ऐसा हुआ है? या फिर ऐसा हुआ है, मेरे जवाब बदल गए थे कि हाँ यार बहुत अच्छा प्लान है, मैं एक काम करता हूँ, अपनी वाइफ से पूछ के बताता हूँ, जैसा पहले कभी नहीं किया था। ये भी एक लर्निंग है मेरे लिए। तो मैं तो वैसे बोल देता था हाँ चलो कर लेते हैं, तो भाई बोलती थी अरे मुझसे पूछो, मेरे से डिस्कस करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपन उठ के चले जाएंगे, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो जो अपन को कंसिडर करनी है। मतलब बहुत ये जो पारिवारिक प्लानिंग जो पीछे मतलब चलती है ना, तो मतलब ये सारी चीजें नई रहती है, नहीं थी और हम लोग को नहीं पता थी, क्योंकि अपन शादी से पहले अच्छा मेरे को आज जाना है दोस्त से खाना खाने, चलो मैं चला गया। अगर मुझे है ना एक शहर, मतलब इनफैक्ट मैं हैदराबाद से बैंगलोर भी जाता था, ऐसे उठ के चल जाता था, कोई पूछने वाला नहीं है। अगले दिन घर पे फोन करके कहाँ बेटा ठीक है, हाँ ठीक हूँ, आज बैंगलोर में हूँ। पेरेंट्स को भी अगले दिन ही पता चलता था बैंगलोर। कहने का मतलब है कि ऐसा फ्रीडम था। अभी मैं टेस्को जा रहा हूँ शॉपिंग करने, कुछ लाना है ये सही था। तो लेकिन ये है कि हाँ, लेकिन ये शायद उनके तरफ से भी होता होगा कि यार अब होता होगा यार, बिल्कुल हुआ होगा कि यार अभी मैंने एक बार दोस्तों को घर बुला लिया। अब इसका मतलब है कि मेरी वाइफ को क्या खाना बनाना ये पता होना चाहिए, कितने लोग के लिए बनाना ये पता होना चाहिए,
ठीक है, ये अगर उसको बिना बताए हो गया तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। ये रियलाइजेशन अपने को शायद वो सिचुएशन में आने के बाद आया कि भैया ये सिचुएशन हो गई थी। मुझे तो याद है कि प्रिंसी आई थी, मतलब मेरी वाइफ आई थी नई नई, और शायद दूसरे या तीसरे महीने में मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को, यूके में तो अपना कुनबा था एक टाइम पे, बहुत बड़ा कुनबा था, सबको बुला लिया, आ जाओ आ जाओ। शी एंडेड अप प्रिपेयरिंग 40 आलू का पराठा इन द मॉर्निंग। बाप रे, नहीं नहीं जूते पड़े होंगे बाद में। देखो बात की बात है, वो बाद में बात करेंगे अपन। लेकिन आई रियलाइज कि यार पराठे ही पड़े होंगे बिल्कुल के साथ खटा। We got her into that situation. I got her into that situation. और शायद उसको आइडिया रहा होगा, इसीलिए तैयारी थी, बट एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यार ये हालत हो जाएगी। मैंने तो बहुत आराम से बोला ये बहुत अच्छा आलू के पराठे बनाती है, अब सबको खाने हैं, कोई भी एक एक दो पे नहीं रुक रहा है, सबको 3-3 4-4 खाने हैं, तो खाते गए खाते। तुम सोचो कि 80 पराठे यार, कम ऑन, इट इज अ गुड नंबर, इजंट इट? तो है ना, सॉरी 40 40। हाँ, तो है ना। अच्छा, मुझे ये भी समझने में टाइम लगा था कि अपन तो, अब जैसे मैंने पहले बोला था कि लड़के और लड़कियां दोनों ही आजकल बाहर, घर से बाहर हैं। तो पहले कैसा होता था कि अब अगर आप जा रहे हो तो बहुएं एक्सपेक्टेड है कि बहुएं घर पे रहेंगी, मतलब ससुराल रहेंगी, मायके कम जाएंगी। फिर मैंने ये रियलाइज किया ओवर द टाइम कि मतलब मैं जैसे घर से दूर हूँ वैसे वो भी तो घर से दूर है। और पहले ऐसा होता था कि जैसे मेरी मम्मी है वो ससुराल में रहती थी और 2 महीने मायके जाती थी। अभी तो ऐसा है कि हम दोनों 12 महीने बाहर हैं, और अगर हम लोग एक महीना घर पे आ रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि वो भी मेरे ही घर पे आए? अगर हम दोनों ही बाहर हैं तो 1 महीना वो अपने घर जाए और मैं अपने घर जाऊं। ये सवाल मेरे वाइफ से उसके कलीग ने पूछा था, जब उसने, मेरी वाइफ ने बताया था कि देखो मेरे वाइफ हस्बैंड का घर जयपुर में, मेरा घर अमृतसर में, तो हम लोग जब इंडिया जाएंगे तो पहले हम जयपुर जाएंगे, हम लोग वहाँ पे 10-15 दिन रुकेंगे, उसके बाद हम लोग अमृतसर आएंगे, वहाँ पे हम लोग तुम दोनों रुकोगे? दोनों रुको, ऐसा प्लान था। हाँ। ठीक है ना। तो उसने उससे पूछा कि ऐसा क्यों है, जैसे तुमने बोला कि भाई अगर वो आ रही है, तुम लोग दोनों आ रहे हो, तुम अपने घर जाओ, वो अपने घर जाओ। तो उसने बताया कि देखो इंडिया में ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ था कि देखो अगर तुम लोग आ रहे हो, वही 12 महीने तुम देश से बाहर हो, अब तुम आ रहे हो 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए या ज्यादा ज्यादा 4 हफ्ते के लिए, जब तुम आ रहे हो उससे लंबा शायद हम लोग नहीं आ पाते हैं कई बार। नौकरी 3 हफ्ता, कई बार ऐसा होता भी कि 2-3 हफ्ता, या तो दैट टाइम यू हैव टू डिवाइड द टाइम बिटवीन बोथ द हाउसेस। ठीक है ना, उसको भी अपने घर सफिशिएंट रहने को मिले, मुझे भी अपने घर सफिशिएंट मिले, पेरेंट्स भी सेटिस्फाई हो, इन लॉज भी सेटिस्फाई हो। एट द एंड में क्या होता है, कोई सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, अगर एक शहर में हो तो तुम शायद एक दूसरे घर में बहुत आराम से आना हो सकता है। अब जब 2 शहर अलग अलग हैं तो तुम, अब जैसे यूके से अमृतसर की डायरेक्ट फ्लाइट है, यूके से दिल्ली की डायरेक्ट फ्लाइट है, लेकिन यूके से जयपुर की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मैं पहले जयपुर आऊँ। आई थिंक लड़के वालों में शायद थोड़ा बहुत ये है कि हाँ, बिकॉज हम लड़के वाले हैं, हमारा बेटा है, बहू भी तो हमारे घर की है, तो ये लोग दोनों पहले हमारे घर आए। लेकिन टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीच जयपुर डायरेक्टली, आई हैव टू कम वाया दिल्ली और वाया अमृतसर। कई बार अमृतसर की टिकट सस्ती मिल जाती है, तो पहले मैं अपने इन लॉज के यहाँ आया। ठीक है ना, और होता ये कि कई बार कि एक दिन रुके और उसके बाद हम लोग जयपुर चले गए। फिर लास्ट का जो ट्रिप था तो हम लोग अमृतसर से आके निकल गए। तो इवन दो आई स्टेड देयर फॉर 1 डे, मतलब मैं जयपुर अगले दिन चला गया, 2 हफ्ते रुक करके फिर आखिरी का 1 हफ्ता ही मैं उधर रुका। तू आया भी वहां पे, तू गया भी वहीं से। जबकि मैं ज्यादा टाइम इधर जयपुर निकाल रहा हूँ। तो होता है ना कि तुम सेटिस्फाई शायद सबको नहीं कर पाते हो। नहीं, आई थिंक ये जनरेशन का डिफरेंस है। अब जैसे मेरे पेरेंट्स जो थे, जैसे मेरी मदर थी, वो अपने ससुराल में रहती थी, फिर वो महीने में, साल में 1 महीना 2 महीना, जब हम छोटे थे तब तो 2 महीना, फिर जैसे जैसे हम 10th में 11th में आने लगे तब तो फिर कम 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 ऐसे होता रहा। लेकिन वो ऐसा सेटअप था उनका कि अगर लड़की की शादी हो रही है तो वो ससुराल में रहेगी, और फिर ससुराल से वो मायके जाएगी, और फिर मेरे पापा एंड के 3 दिन में जाते थे उनको लेकर आने के लिए। तो वो 3 दिन रहते थे, 2 महीने में से 3 दिन रहते थे। इतना ही ओवरलैप था उनका ससुराल वालों से। लेकिन अभी डिफरेंस है, एक तो जनरेशन का डिफरेंस है, दूसरा ये डिफरेंस है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही अलग हैं, दोनों ही दूर रह रहे हैं। तो मैंने तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अब मेरे को ये बिल्कुल सेंसिबल लगता है, मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो ससुराल का ओवरलैप है ना, वो कम 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 करा दिया है, ताकि लड़की को, मतलब मेरी वाइफ को भी अपने पेरेंट्स के साथ, ब्रदर के साथ, मतलब उनकी फैमिली के साथ रहने का टाइम मिले, और मुझे भी अपनी फैमिली का टाइम मिले। और जो 10% 20% ओवरलैप हो रहा है उसमें दोनों फैमिलीज
खुश नहीं है, लेकिन जैसा तुमने बोला कि किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और फिर हम अब फिर क्या है ना, ये भी है यार कि अपन लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग घर जाएंगे तो हम लोग ये सोच के जाएंगे कि हम वहाँ पे खुश हैं, मतलब हैप्पीनेस के साथ जाएंगे। अब वहाँ पे भी वो क्योंकि साथ भी कभी बहुत ही हो रहा है, तो फिर क्यों करना है ये सब। तो मैंने तो भाई क्लियर कर देना चाहिए एक्सपेक्टेशन। क्लियर अपनी तरफ से तुम कर पाते हो, लेकिन कई बार वो इमोशंस पूरी तरह से मैनेज नहीं हो जाती है। मेरे ख्याल से अगर क्लियर कर दो ना बाउंड्रीज, मतलब अगर क्लियर कर दो सेट की भाई ये रूल है, सब लोग अपने अपने घर जाएंगे और 10-20% ओवरलैप होगा, किसी को इस पे शक है तो अपने हाथ नीचे रखो। हाँ, दुनिया इस तरह से चल सकती है। नहीं करना पड़ता है यार, ग्रह शांति के लिए, शांति के लिए करना पड़ता है। ग्रह शांति तो खैर बहुत, एक कहते हैं ना कि एक वर्ल्ड पीस और एक होम पीस, दीज आर द टू पीसेस व्हिच आर ऑलवेज इन पीसेस। हाँ होम पीस। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके रिलेशनशिप में, एंड टचवुड हमारे केस में ऐसा नहीं है, आउटसाइड वॉइसेस। मतलब है ना, मुझे ऐसा लगता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बाहर के लोग बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। दोस्त इन्फ्लुएंस करते हैं, पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं, सिबलिंग्स इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने ऐसा सुना है, टचवुड मैंने ऐसा देखा नहीं है। हमारे केस में हम दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे के रिलेशनशिप को। ये तो हम लोग आइसोलेशन में आ गए शायद इसलिए है, लेकिन अगर हम लोग उस एनवायरनमेंट में रह रहे होते जहाँ पे हमारे रिश्तेदार हमारे बहुत आसपास रह रहे हैं, या हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो कई चीजें जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत इजीली डिसाइड करके आगे बढ़ जाते हैं, उसमें दिक्कत होने लग जाती है। फॉर एग्जांपल, तूने बोला था, एक एग्जांपल दिया था कि हम लोग 4 बार घर से बाहर जाके खा रहे हैं या एक बार भी जा रहे हैं। इवन इफ यू आर स्टेपिंग वन टाइम आउट ऑफ योर हाउस टू ईट आउटसाइड, that might be scrutinized, not will be scrutinized, that could be scrutinized। अच्छा, अगर आप घर पे रह रहे हो, पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, फिर अगर कोई तुम्हारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो भी तुम्हारे घर के आसपास ही रहते हैं। मान लो कि एक सोसाइटी है जिसमें 5 मतलब बिल्डिंग्स हैं, और उसमें कुछ एक में तुम्हारे कोई कजन्स वगैरह रहते हैं, या तुम्हारे बुआ जी ताई जी ऐसा कोई रहता है, तो उनको भी दिख रहा है कि हाउ देयर लाइफस्टाइल इज गोइंग ऑन। And at their age, let's say they have crossed they are all retired, they don't have much to do, तो उस टाइम पे शायद उनका रिस्पॉन्स ये हो जाता है कि क्या चल रहा है। जैसे तुमने एक एग्जांपल दिया था कि मैं अपने बूढ़े दोस्त के साथ पॉलिटिक्स डिस्कस करूंगा, हो सकता है वो बूढ़ा दोस्त तुमसे पॉलिटिक्स नहीं, अपने घर की पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा हो कि यार पता है मेरी बहू आई, पता है क्या करती, वो रोज मेरे बेटे को बोलती है घर से बाहर लेके जाए, मुझे खाना खिलाए, लेकिन पता है मेरा जो सन इन लॉ है ना, वो बहुत अच्छा है, वो रोज मेरी बेटी को खाने पकाने के लिए बाहर लेके जाता है। मतलब बात वही है, बट सी द रिएक्शन इन द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। आई थिंक मैंने ऐसा सुना है, कई लोग बोलते हैं कि इंडिया में इंटरफेरेंस ज्यादा है, लोग दूसरे के घर में, दूसरे के किचन में ज्यादा दिमाग लगाते हैं खुद के किचन और खुद के घर से। लेकिन एक तरह से अगर तुम पेरेंट्स की बात करो, अगर तुम अपने मम्मी पापा की बात करो, तो उनके लिए वो किचन वही है, ये मेरे बेटे और बहू का ही किचन है और ये मेरा ही किचन है। नहीं वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि मतलब जो इन्फ्लुएंस, हाँ, नॉन एंटिटीज, मतलब बाहर के लोग, नॉन फैमिली मेंबर इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन जैसे यूके में %, यूरोप में, यूएस डिवोर्स रेट्स है, इंडिया में भी डिवोर्सेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्या लगता है इसका कारण है? नहीं, मैं तो अपने बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो मेरे बहुत क्लोज दोस्त रहे हैं जिनके डिवोर्सेस हुए हैं। अच्छा भाई, मैं किसी को नहीं जानता जिसका डिवोर्स हुआ है। मैं काफी लोग को जानता हूँ जिनके डिवोर्सेस हुए हैं, और अल्टीमेटली यही हुआ कि मोस्ट ऑफ देम, अराउंड 30 to 40% ऑफ देम, दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप टू क्विकली, they got into commitment too quickly। तो ये सब लव मैरिज की बात हो रही है? Mostly these cases are love marriages। मैं जितने अरेंज मैरिज में तो झेल लेते हैं लोग, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई सेट रूल तो नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज में भी मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी अरेंज मैरिज थी एंड दे गॉट डिवोर्स्ड। और देखो, कोई भी 2 केस सेम नहीं होते, लेकिन जो मैंने कॉमन ग्राउंड्स देखे वो यही देखे कि जो कमिटमेंट था, जैसे मैंने अपनी वाइफ का एग्जांपल दिया कि शी डिडंट, मतलब उसने कुछ रिवोल्ट नहीं किया उस छोटी सी बात का, उसने उस चीज को देखा, ऑब्जर्व किया और संभाल लिया। दैट वाज द मैच्योरिटी एट हर साइड। कई बार होता है कि हम लोग उतने मैच्योर नहीं हुए हैं और उसके पहले ही इतना बड़ा कमिटमेंट आ गया है, और उसमें तुम ऐसी सिचुएशन पे, जो सीधी सी बात है कि एक स्टूडेंट, उसको प्लस और माइनस करना आता है, उसको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। Before he learned division and multiplication, he was given an algebraic integral calculus equation to be solved।
ही विल फ्लटर और शी विल फ्लटर, ओके। उसके पहले उसको उसके बारे में सेंसिटाइज किया जाता है। बट ये होता है ना कि तुमने मूवी में देखा कि हाँ भैया एवरीथिंग इज हंकी डोरी आफ्टर यू गेट मैरिड, और उसके बाद सब कुछ एंड दे लिव एवर आफ्टर। कहानी तो एक्चुअली वहां से चालू होती है, कहानी तो शुरू हुई है दोस्त, वही हो जाता है। और वो चीज इमेजिनेशन में नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि हाँ एक बार मेरी शादी हो जाए, मैं अपनी पत्नी के साथ रहने लग जाऊं, उसके बाद सब कुछ मेरा है। नहीं, उसके बाद तुम्हारा एग्जाम चालू हुआ है, और वो एग्जाम तुमको शायद हर रोज देना होगा जब तक तुम संभल नहीं जाते। अंडरस्टैंडिंग यही आती है, इसको इक्वेशंस की बात नहीं हाँ करेक्ट आई मीन आई कम्प्लीटली एग्री। मैं ये बोल रहा था कि अपार्ट फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस या फिर कल्चरल डिफरेंसेस या फिर छोटी छोटी बात पे जो इनिशियल एडजस्टमेंट होता है, आई थिंक कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम्युनिकेशन फेलियर होता है इसलिए डिवोर्स होते हैं। हाँ, देखो होता है ना वर्बल कम्युनिकेशन और होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, मैं ना इस बात को मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप कंपैटिबल नहीं हो, या फिर न्यूमरोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकली आप कंपैटिबल नहीं हो, तो आपका डिवोर्स होना ही है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से देखूंगा कि बहुत सी ऐसी मैरिजेस होती हैं, और इनफैक्ट आउटसाइड इंडिया कितने लोग होते हैं जो ये 4% डिवोर्स रेट भी तो है ना आउटसाइड इंडिया। नेसेसरली लेट्स से यूके की बात करें, यूके की % है, यूएस की में भी ज्यादा है, कम है जितनी। वो लकीली 10% लोगों के लकीली मिल जाते होंगे गुण। नहीं, इस चीज को ऐसे देखते हैं ना, जैसे कि मैंने जब एग्जांपल दिया था कि यू गॉट इनटू अ रिलेशनशिप, यू कमिटेड टू अ रिलेशनशिप टू सून बिफोर अंडरस्टैंडिंग द होल इक्वेशन और अंडरस्टैंडिंग द पर्सन, बिकॉज यू वर टू चार्म्ड बाय हिज चार्म, यू आर टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय यस ये तो मेरा प्रिंस चार्मिंग, मेरे को उसके साथ ही रहना है। इस इन्फ्लुएंस में तुम बहुत जल्दी आ गए थे और इसके साथ ही रह रहे थे। जब चार्ट्स की बात आती है, जब ग्रह मिलान की बात आती है, एक सेकंड मैं ना सर एक चीज बोलूंगा इसके ऊपर। जब आप लव फेज में हो मैरिज से पहले, तब आप दोनों एक दूसरे का बेस्ट वर्जन दिखा रहे हो। लड़का भी इम्प्रेस करने के लिए बेस्ट वर्जन दिखा रहा है, लड़की भी बेस्ट वर्जन दिखा रही है इम्प्रेस करने के लिए लड़के को, उनका लव चल रहा है। लेकिन जैसे ही, और हो सकता है लड़की को लड़के की कुछ क्वालिटीज पसंद आए, जो कि वो मतलब एग्रेशन है, पैशन है, जो भी है, और लड़के को लड़की की कुछ क्वालिटीज पसंद आए, जो भी है। लेकिन शादी के बाद क्या होता है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, और जब आप लेट गो कर देते हो अपने पर्सोनास को, तब वो डिफरेंसेस बाहर निकल के आते हैं। हम किसी भी आदमी को हमेशा पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन कंपैटिबल कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा जज कर सकते हैं कि यार, एक बहुत गंदा एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी को शराब पीने की आदत है, लेकिन वो दारू जैसे पी के नहीं पड़ा रहता। व्हाट इज डूइंग इज ही इज सोशलाइजिंग एंड ही इज ड्रिंकिंग। तो वाइफ सोचती कि अरे यार ये चीज बुरी है, लेकिन इट्स नॉट बैड, आई कैन लिव विद इट, आई कैन एडजस्ट विद इट। और वही है कि एक औरत ये सोचती कि नहीं ये तो बुरी बात है, ये तो करना ही नहीं चाहिए, इसको बंद करना पड़ेगा। तो वहां पे हस्बैंड क्या करता है, चलो मैं इसको बिना बताए ये काम कर चालू। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत। दैट इज वेयर थिंग्स स्टार्ट ब्रेकिंग अप। मतलब बेसिकली यही है ना, आप पहले आते हो एडजस्टमेंट पीरियड के बाद, आप समझ जाते हो क्या ट्रिगर है, क्या नहीं है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, सेफ करके देन यू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट वेयर यू कैन लिव पीसफुली एंड हार्मनी। ऐसा मुझे लगता है। एक कविता याद आई मुझे इसी बात पे। मैं कृष्ण नहीं बनना चाहता, राम बनने की भी कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। मैं नहीं चाहता कि तुम राधा बनो, मैं भी नहीं चाहता कि तुम सीता बनकर मेरी सेवा करो। एक काम करते हैं, तुम मेरी बन जाना और मैं तुम्हारा बन जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ले दे करके दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, इजंट इट। यही वो एक शायद फॉर्मूला है जिसमें हम न खुद भगवान बन रहे हैं, न तुमको देवी बनने का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, तुम मेरे लिए रहो, मैं तुम्हारे लिए रहता हूँ। बिल्कुल सही बात है।